हम लोग आज इतिहास में बंगाल में द्वैध शासन की बात करेंगे। पिछले वीडियो में इतिहास में जो बात हुई थी वो बक्सर युद्ध के संदर्भ में हुई थी। हम लोगों ने देखा था अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और उस युद्ध में कंपनी ने 3 शक्तियों को एक साथ पराजित किया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, ये तीनों लोग पराजित हुए। जब इस विजय की सूचना ब्रिटेन पहुंची तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, उनके जो सभापति थे रॉस, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बंगाल में ब्रिटिश कंपनी के प्रभुत्व की नींव जिसने डाली थी यानी क्लाइव, उसको ही अब बंगाल भेजा जाए, जिससे कि वह इस युद्ध के बाद इस तरह की व्यवस्था करे जिससे इस विजय का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। यानी 1765 में क्लाइव को बंगाल भेज दिया गया कलकत्ता का गवर्नर बनाकर। 1765 से 1767 तक वह गवर्नर रहा। अब क्लाइव के सामने 2 विकल्प हैं, या तो जो पराजित शक्तियां हैं उनके जो क्षेत्र हैं उस पर वो सीधे अपना शासन स्थापित कर ले, या फिर उन शक्तियों के साथ संधि किया जाए। क्लाइव ने दूसरा विकल्प चुना कि इन शक्तियों के साथ संधि किया जाए, यानी मुगल बादशाह के साथ संधि किया जाए और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ संधि किया जाए। उनके क्षेत्रों को अपने राज्य में न मिला जाए, यानी उनके क्षेत्रों पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से शासन न किया जाए। इसके पीछे जो कारण थे ऐसा करने का कि शासन प्रत्यक्ष रूप से क्यों न किया जाए, तो उसकी कई संभावनाएं व्यक्त की गई। एक तो कंपनी के पास इतने कर्मचारी और अधिकारी नहीं थे जो कि इतने बड़े क्षेत्र पर सीधे शासन कर सके। दूसरी बात यह कही गई कि अगर कंपनी सीधे शासन अपने हाथ में लेती है तो उससे क्या होगा कि जो अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं जैसे डच है, फ्रांसीसी हैं, ये लोग कंपनी को शासक के रूप में देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कंपनी के साथ संघर्ष करेंगे। और ये बात यहीं तक नहीं रहेगी, ये बात यूरोप तक जाएगी और वहाँ भी ब्रिटेन को इन शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स भी ये चाहते थे कि हम सीधे शासन अपने हाथ में न लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनका ध्यान शासन व्यवस्था में लग जाएगा, व्यापार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी व्यापार कम हो जाएगा, घट जाएगा। एक और बात ये कही गई कि अगर हम सीधे अपने हाथ में शासन लेते हैं तो उसका प्रभाव ये होगा कि हो सकता है ब्रिटिश संसद हस्तक्षेप करे, जैसा कि आगे हुआ भी। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने सीधे अपने हाथ में जब शासन लिया तब ब्रिटिश संसद ने आगे चलकर हस्तक्षेप किया और उसका परिणाम था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो इतनी सारी संभावनाएं व्यक्त की गई, इसलिए कंपनी ने सीधे शासन अपने हाथ में नहीं लिया। क्लाइव ने इन दोनों शक्तियों के साथ मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ संधि की, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद क्लाइव गया, वहाँ 2 संधियाँ हुई। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। 12 अगस्त 1765 को पहली संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि कहा जाता है। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी वो 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को हुई। ठीक, यह संधि जो है बादशाह शाह आलम से हुई, शाह आलम द्वितीय से हुई, और यह संधि जो है शुजा-उद-दौला से हुई, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से हुई। शुजा-उद-दौला, इन संधियों का डेट याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। किसके साथ हुई थी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को हुई थी। यह संधि किससे हुई थी? शाह आलम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। ठीक, अब इन संधियों में क्या कहा गया? पहली संधि जो है 12 अगस्त 1765 की, इसमें मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान नियुक्त किया। मुगल बादशाह ने क्या कहा कि कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान होगी, यानी दीवान बना दिया। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि मुगल जो बादशाह थे वो अपने प्रांतों में 2 अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, एक निजाम की और एक दीवान की। यानी पहली बार कंपनी ने कोई औपचारिक पद धारण किया। इसके पहले कोई औपचारिक पद कंपनी ने धारण की थी। वो बंगाल में भी नवाबों को बनाने बिगाड़ने का काम जरूर कर रही थी,
लेकिन कोई औपचारिक पद धारण नहीं की थी। अब वो औपचारिक पद धारण कर ली दीवान का। दीवान का सीधा सा मतलब है कि एक तरह से वित्त मंत्री है, तो प्रांत के जो भी वित्तीय मामले हैं सब ये देखेगी, वित्तीय न्याय भी करेगी, जो दीवानी न्याय है वो भी करेगी। ठीक, तो पहली बात ये। दूसरी बात, एक चीज और बादशाह ने दिया, उसने कहा कि उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी ले लो। उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी दे दिए। ठीक, कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा कि ऐसा बादशाह उस समय दिल्ली रह नहीं रहा था, इधर उधर घूम रहा था भगोड़ों की तरह। तो कंपनी ने कहा कि ऐसा आप स्थिर रहिए, कड़ा और इलाहाबाद का जिला आपको हम लोग दे रहे हैं। कड़ा और इलाहाबाद पहले किसके अधीन था? अवध के नवाब के अधीन। तो कंपनी ने कहा कि हम उनसे लेकर आपको कड़ा और इलाहाबाद दे देंगे, यहाँ आप रहिए आराम से। आपको खर्चे की भी आवश्यकता है, तो खर्चे के लिए कंपनी ने कहा कि 26 लाख रुपया हम वार्षिक आपको देंगे। 26 लाख रुपया वार्षिक कंपनी अब बादशाह को देगी। कंपनी ने कहा कि 26 लाख रुपया हम आपको देंगे और 53 लाख रुपया बंगाल के नवाब को निजामत कार्य के लिए देंगे। कंपनी ने कहा कि 26 लाख तो आपको देंगे और 53 लाख रुपया हम बंगाल के नवाब को देंगे। निजामत कार्य जो है उस कार्य के लिए उसे हम देंगे। यानी जो भी राजस्व जो भी कंपनी प्राप्त करेगी उसमें से 26 और 53 यानी 79 लाख रुपया निकाल कर अन्य सब पर कंपनी का अधिकार होगा। ठीक, तो इतनी सारी बात इस संधि के तहत की गई। अब दूसरी संधि में क्या कहा गया? जो 16 अगस्त 1765 की जो संधि है, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इस संधि में क्या कहा गया? यह संधि किसके साथ हुई? ये शुजाउद्दौला के साथ हुई। शुजाउद्दौला के साथ हुई संधि में क्या कहा गया? कंपनी ने कहा शुजाउद्दौला से कि ऐसा है कि पहली बात तो युद्ध का हर्जाना दे दो, 50 लाख रुपया युद्ध का हर्जाना, 50 लाख रुपया युद्ध के हर्जाने के रूप में, और साथ में चुनार दुर्ग दे दो। फिर कड़ा और इलाहाबाद का जिला दे दो जहाँ बादशाह रहेंगे। वो हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, बादशाह के लिए मांग रहे हैं। तो कड़ा और इलाहाबाद का जिला बादशाह के लिए आप दे दीजिए। साथ में जो बनारस और गाजीपुर के जो जागीरदार हैं बलवंत सिंह, वो हमारी संरक्षण में रहेंगे। वो जागीर आपके अधीन मानी जाएगी लेकिन वो संरक्षण में हमारे रहेंगे। यानी बनारस और गाजीपुर के जो जागीरदार थे, गाजीपुर कौन? बलवंत सिंह, ये कंपनी के संरक्षण में रहेंगे। जागीर अवध में ही मानी जाएगी। फिर आगे कहा कंपनी ने कि ऐसा है कि जैसा हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करते हैं, कर नहीं देते हैं, वैसा अवध में भी नहीं देंगे कर। यानी अवध से भी जो व्यापार कंपनी करेगी वो मुफ्त व्यापार करेगी, कोई कर नहीं देगी। ठीक, फिर कंपनी ने क्या कहा कि आपको सेना की आवश्यकता है, हमसे सेना ले लीजिए, आप अपनी राजधानी में रखिए अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए, और इसका व्यय आप देंगे। यानी कंपनी की एक सेना अवध में राजधानी में रही और उसका व्यय अवध के नवाब देंगे। साथ में यह भी कहा गया कि अगर आपको किसी युद्ध में सेना की आवश्यकता होती है तो आप हमसे सेना निसंकोच होकर मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको धन देना होगा। एक तरह से किराए पर हम सेना आपको देंगे। तो इतनी बातें इस द्वितीय संधि के तहत हुई। अब क्लाइव इन दोनों शक्तियों के साथ तो ये संधि कर लिया। इस संधि के माध्यम से ये जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि है, यही एक तरह से पहली सहायक संधि भी है। आगे हम लोग जब चलेंगे तो उसमें देखेंगे वेल्जली की सहायक संधियां, तो वहाँ एक प्रश्न ये होगा कि पहली संधि किसके साथ की गई? तो पहली संधि यही जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि है, यही पहली सहायक संधि है। ठीक, अब इस संधि के माध्यम से कंपनी ने क्या किया कि अवध को एक मध्यवर्ती राज्य, बफर स्टेट बना लिया। मध्यवर्ती राज्य बनाने का मकसद क्या था? मकसद यह था कि उस समय दो ओर से आक्रमण की संभावना बनी रहती थी। एक तो मराठों का आक्रमण, दूसरा उत्तर पश्चिम से अफगानों का आक्रमण। तो अवध का जो जैसे इलाहाबाद था वो बंगाल का द्वार कहा जाता है, तो अगर उधर से दक्षिण से कोई भी शक्ति आती है तो वो अवध को पार करके ही बंगाल में आएगी। तो पहले अवध निपटे, यानी बंगाल की सुरक्षा
तब होगी जब अवध को हम सुरक्षित कर लें, अवध को हम एक बफर स्टेट के रूप में बना लें, जिससे कि जो भी आक्रमणकारी आएगा पहले अवध में आएगा सीधे वो। अगर हम अवध को अपने अधीन कर लें तो क्या होगा कि हमारा सामना सीधे मराठी अगर आक्रमण करते हैं तो मराठों का सामना किससे होगा? सीधे कंपनी से होगा। अब उनका सामना अवध से होगा। उत्तर पश्चिम से भी अगर आक्रमण होते हैं तो पहले अवध उसको निपटेगा, फिर हम निपटेंगे। तो इस तरह से मध्यवर्ती या बफर स्टेट के रूप में अवध को इस संधि के माध्यम से क्लाइव ने बना लिया, बहुत ही सोची समझी और दूरदर्शी नीति के तहत। अब बंगाल में 1765 में जो कंपनी ने 1763 में मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया था, क्योंकि मीर कासिम से जब युद्ध शुरू हो गए तो कंपनी ने मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया। तो 1763 से 1765 तक मीर जाफर नवाब रहे। 1765 में उनका निधन हो गया, 1765 के प्रारंभ में उनका निधन हो गया। अब कंपनी क्या की कि उनके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिए। अब इन्हें जब नवाब बनाई तो ऐसे नहीं बनाई, इनके साथ एक संधि की। कंपनी ने कहा कि ऐसा है कि आप अपनी सेना को विकसित कर दीजिए, हमारी सेना कंपनी की सुरक्षा करेगी। तो ये सेना आपने विकसित कर दो, साथ में आप अपने विदेशी विभाग हमको दे दीजिए। आपका जो विदेशी व्यवहार है, जो विदेश विभाग है, वो हमारे अधीन रहेगा। ठीक, इतना काम इन्होंने किया। साथ में ये कहा कि जो भी प्रशासकीय कार्य है उसको जो है हमारे द्वारा नियुक्त एक नायब सूबेदार करेगा। ये इनको निजाम कहिए, नवाब कहिए या सूबेदार कहिए। तो कहते हैं कि हम एक नायब सूबेदार की नियुक्ति करेंगे और वही सारा कार्य देखेगा। ठीक, अब कंपनी ने फरवरी 1765 में इनसे ये सब चीज ले लिया। फरवरी 1765 में इनसे प्रशासन का, ये सेना का अधिकार ले लिया, विदेश विभाग ले लिया। उधर मुगल बादशाह से, इलाहाबाद की प्रथम संधि से दीवानी का अधिकार ले लिया। ठीक, दीवान बन गए। अब कंपनी एक तरह से जो नायब सूबेदार है उसकी नियुक्ति भी कंपनी करेगी और उसे कंपनी ही हटाएगी। इसमें ये नजमुद्दौला सूबेदार कुछ नहीं करेंगे। तो सूबेदार से या नवाब से कंपनी ने प्रशासकीय अधिकारों को ले लिया और मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार मिले ही हैं। इनके जिम्मे क्या था? इनके जिम्मे था कि जो आंतरिक व्यवस्था है, आंतरिक शांति व्यवस्था है, वो आप देखेंगे। यानी आंतरिक जो शांति व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको आप देखेंगे, शांति व्यवस्था देखेंगे और साथ में फौजदारी न्याय देखेंगे। फौजदारी न्याय, दीवानी न्याय ये देख रहे हैं, दीवानी मामले को कंपनी देखेगी, फौजदारी न्याय आप देखेंगे। और जो भी जनता के लिए कार्य है, जो भी जन कल्याणकारी कार्य है, वो आपके जिम्मे है। और इनको मिल कितना रहा है? 53 लाख रुपया कंपनी वार्षिक दे रही है। अब इस 53 लाख में आपको सब कुछ करना है, अपना खर्चा निकालना है, जो भी शासन के संदर्भ में आप करना चाहें वो करें, सिर्फ 53 लाख रुपये में करेंगे। और उसमें भी सेना पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो शांति व्यवस्था क्या बनाएंगे? जब आपके पास सेना ही नहीं है तब आप शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे? फौजदारी न्याय कैसे करेंगे? ठीक, तो यही द्वैध शासन है कि अधिकार सब किसके पास है? कंपनी के पास। यहाँ से वो अधिकार ले ली फरवरी 1765 से, यहाँ से दीवानी अधिकार मिल ही गए। अधिकार सब कंपनी के पास है और दायित्व तो किसके पास है? यहाँ शांति व्यवस्था बनाइए, फौजदारी न्याय करिए, जो भी जन कल्याणकारी कार्य करना है वो करिए। कंपनी ये काम और की कि दीवानी अधिकार तो उसे मिला, ये दीवान तो बने गए, लेकिन वो सीधे सीधे अब दीवानी कार्य नहीं कर रही है। उसने कंपनी ने क्या किया कि उप दीवानों को नियुक्त किया। जैसे बिहार के लिए मोहम्मद रजा खान नियुक्त हुए, मोहम्मद रजा खान। बिहार के लिए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान नियुक्त हुए। बिहार के लिए राजा सिताब राय नियुक्त किए गए। और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ नियुक्त किए गए। ठीक, तो ये 3 उप दीवान नियुक्त हुए, यही कार्य कर रहे हैं। ये अब सारा कार्य भारतीय कर रहे हैं। उत्तरदायित्व तो इनका है, अधिकार किसके पास है? कंपनी के पास है। तो यहाँ इनकी नियुक्ति, इसी में से मोहम्मद रजा खां को क्या किया गया कि नायब सूबेदार भी बना दिया गया।
ये सारे अधिकारों का उपभोग नायब सूबेदार कंपनी की ओर से करते थे। ठीक, इन्हें नियुक्त कौन किया? कंपनी की है। तो कंपनी की ओर से ये सारे अधिकारों का उपभोग ये कर रहे हैं। दीवानी मामलों का उपभोग इनके माध्यम से कंपनी कर ही रही है। अधिकार कंपनी के पास है, उत्तरदायित्व तो इनके पास है। यही दो शासक, एक के पास अधिकार, दूसरे के पास समस्त उत्तरदायित्व, तो इसी को द्वैध शासन कहा गया है। यही द्वैध शासन है, यानी ऐसा शासन जिसमें एक दो शासक हो, दो शासक हैं और एक के पास क्या है? अधिकार है और एक के पास उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व, कंपनी उत्तरदायित्व नहीं ले रही है। कंपनी किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं ले रही है, वो सिर्फ अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं। उत्तरदायित्व किसका है? इन लोगों का और इनका है। ठीक, यही द्वैध शासन कंपनी का है। अब इस द्वैध शासन का परिणाम क्या हुआ? इस द्वैध शासन के जो परिणाम हुए बड़े बुरे हुए। प्रशासकीय परिणाम क्या हुआ कि प्रशासन में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, शांति व्यवस्था नवाब मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनका हस्तक्षेप है, यानी कंपनी का हस्तक्षेप है, धन नहीं है, तो इससे शांति व्यवस्था नहीं मेंटेन हो रही है, फौजदारी न्याय नहीं कर पा रहा है। दूसरा, अब इन सब कार्यों को जब नहीं कर पा रहा है, शांति व्यवस्था जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन है, तो उससे क्या होगा कि राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न होगी, डकैतों का बोलबाला होगा, तो चोरी डकैती सरेआम दिन में होने लगी। ठीक, इसके संदर्भ में जॉर्ज कार्नवाल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि 1765 से 1784 के बीच कंपनी का जो बंगाल में शासन था वो दुनिया का सबसे भ्रष्ट और झूठा शासन था। तो ये बात संसद में भी स्वीकार की गई, जॉर्ज कार्नवाल द्वारा कहा गया। अब राजस्व पर, कृषकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? कृषकों से, क्योंकि कर का वसूली तो कंपनी कर रही है, अब कंपनी क्या की? नीलामी पर कर वसूलने वालों को नीलामी पर देने लगी छत्र। जैसे एक बड़ा छत्र है तो उसकी नीलामी की कि इसका कर की वसूली कौन करेगा, तो अधिक से अधिक बोली बोलने वाले को दिया जाने लगा। जो अधिक से अधिक बोली बोल के लेगा वह अधिक से अधिक किसानों से वसूलने का भी प्रयास करेगा, और हर साल ये बोली बढ़ती थी। और इस बोली बढ़ने का मतलब है कि वो पैसा कहाँ से, किससे लिया जाएगा? किसानों से लिया जाएगा। तो हालत ये हो गई कि किसान जो है वो छोड़कर भागने लगे, खेती करना छोड़ने लगे। इसी समय वोल्टास कहते हैं, विलियम वोल्टास जो कंपनी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा किसानों की हालत यह है कि वो कर देने के लिए कभी कभी तो अपने बच्चे को भी बेचते हैं, वो खेती छोड़कर भाग जाते हैं, इसमें से कुछ तो डाकू बन गए। तो किसानों की यह दशा हुई। दीवानी न्याय कंपनी खुदे कर रही है। ठीक, अब व्यापार और उद्योग धंधों का क्या हाल है? व्यापार में कंपनी जो है पहले से ही बंगाल से वो मुक्त व्यापार कर ही रही है। तो इसके मुक्त व्यापार करने से क्या हुआ कि जो भारतीय व्यापारी थे वो एक तरह से उनका नुकसान होता था, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा तो एक तरह से थी नहीं, क्योंकि कंपनी मुफ्त में व्यापार कर रही है और उन्हें कर देकर व्यापार करना पड़ रहा है। कंपनी क्या करती थी कि थोक में सारी चीज़ें खरीद लेती थी सस्ते में और उसे महंगे में बेचती थी, तो इससे भी लाभ होता था। कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो व्यक्तिगत व्यापार भी कर रहे हैं, इससे राज्य को कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दीवानी मामला तो खुद ही इसके पास है। ठीक, शिल्प और उद्योग का क्या हुआ? शिल्प और उद्योगों में 1769 में डायरेक्टरों ने कहा कि ऐसा है कि कच्चे रेशम को प्रोत्साहित करो और बुने हुए रेशम के कपड़े को निरुत्साहित करो या हतोत्साहित करो, यानी कपड़ा यहाँ बुनकर न बुने। वो लोग क्या करें कि रेशम का धागा हमें दें, हम कपड़ा जो है, क्योंकि ब्रिटेन का जो रेशम उद्योग था उसके लिए कार्य किया गया कि वो धागा हम लेके ब्रिटेन में कपड़ा बनाएंगे। ठीक, तो अब जो बुनकर थे उन्हें डराया धमकाया जाने लगा। ये कहा गया कि आप जो है धागा हमारे लिए बुनिए, धागा हमारे लिए तैयार कीजिए और हमें दीजिए। उसके लिए उन्हें पहले से ही ये तय कर दिया जाता था कि आपको इतना धागा देना है, और उसका मूल्य जो है बाद में लेते समय दिया जाता था, और आधा और एक चौथाई मूल्य दिया जाता था। उन्हें डरा धमका कर भगा दिया जाता था। इससे ऊब कर जो बुनकर थे वो क्या किए, उसमें से कुछ लोगों ने तो अपने हाथ का अंगूठा ही काट लिया कि
हमसे कंपनी जबरदस्ती न करे, हमारे पास अंगूठा ही नहीं है तो हम कैसे धागा बना सकते हैं, धागा लपेट सकते हैं। कंपनी क्या करती थी कि जो कच्चे माल है जैसे कपास है, इन सब चीजों को थोक भाव में पहले ही खरीद लेती थी और उसे महंगे में भारतीय जो बुनकर है उन्हें बेचती थी। तो महंगे में अगर वो सामान लेकर तैयार करता है और फिर उतना मूल्य उसे नहीं मिल रहा है तो क्यों तैयार करेगा। तो धीरे धीरे बुनकरों ने ये सब काम करना छोड़ दिया। तो इस तरह से भारतीय शिल्प उद्योग का पतन हुआ। कंपनी का जो यह राज्य है, इस राज्य के संदर्भ में इस समय का जो शासन है द्वैत शासन है। इस समय बंगाल की जनता को बहुत पीड़ा हुई। 1770 में बंगाल में क्या हुआ कि अकाल पड़ा और उस अकाल के दौरान भी कंपनी ने कर माफी की तो बात ही छोड़ी, कर बड़ी कड़ाई से वसूला गया। साथ में अगले वर्ष 10% कर बढ़ा भी दिया गया। उस बीच कंपनी के कर्मचारी और गुमास्ते क्या कर रहे हैं, एजेंट क्या कर रहे हैं, वो लोग उसकी आवश्यकता की जो वस्तुएं थी उसको महंगे दर पर बेचा भी। तो कंपनी को एक तरह से अकाल को कंपनी ने एक तरह से अवसर के रूप में लिया। उस अकाल में बंगाल की लगभग 1/3 जनता काल कलवित हो गई थी। तो कंपनी के इस शासन के संदर्भ में के.एम. पनिकर कहते हैं कि ये 1765 से 1772 के बीच का जो कंपनी का शासन था, यह जो है डाकू राज्य था। बंगाल को अविवेक रूप से लूटा गया। इसी प्रकार का पर्शियल एस्पियर भी कहते हैं कि बेशर्मी और लूट का ये काल था। कंपनी के संदर्भ में रिचर्ड वीयर कंपनी के संदर्भ में कहते हैं कि भारत में स्वेच्छाचारी शासक बहुत हुए। तो स्वेच्छाचारी से स्वेच्छाचारी शासकों के अधीन भी यहाँ खेत लहलहाते रहे थे, हरा भरा थे। लेकिन जब से कंपनी ने अपने हाथ में दीवानी ले ली है, तब से चारों तरफ उजाड़ हो गया है और यह दृश्य देखकर प्रत्येक अंग्रेज को दुख होगा। इस तरह की बात रिचर्ड बीयर कहते हैं। अब क्लाइव ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए कंपनी के संदर्भ में और सैन्य सुधार भी किया। प्रशासनिक सुधार ये किया कि जो कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार करते थे उस पर रोक लगाई गई। जो घूस लेते थे, भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगाई गई। सैन्य सुधारों के संदर्भ में और व्यापार पर भी रोक लगाई गई। कंपनी के कर्मचारी व्यापार नहीं करेंगे। अब इससे जो घाटा हुआ उसके लिए क्या कहा गया, उसके लिए कंपनी ने कहा कि ऐसा है कि क्लाइव ने कहा कि हम एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड गठित करेंगे और ये सोसाइटी ऑफ ट्रेड क्या करेगी कि भारत से सामानों को थोक में खरीदेगी। और सामान कौन से थे, तंबाकू था, नमक था। तो तंबाकू, नमक, इन जैसी चीज़ों को कंपनी क्या करेगी कि थोक में खरीदेगी और थोक में खरीद कर इसे बेचेगी। इससे जो लाभ होगा उसका बंटवारा जो है कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं रैंक के अनुसार लाभ का बंटवारा कर दिया जाएगा। यानी कंपनी को जो व्यापार, कंपनी के कर्मचारियों का व्यक्तिगत व्यापार जो बंद हुआ है उससे जो घाटा होगा उसकी भरपाई इसके माध्यम से की जाएगी। तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना इन्होंने कर दी और साथ में सैन्य सुधार भी इन्होंने किया। सैन्य सुधार में क्या किया, सैन्य सुधार में ये कहते हैं, सोसाइटी ऑफ ट्रेड पर प्रश्न पूछा जाता है तो इसलिए उसको आप देख लें। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की जो स्थापना हुई 1765 में, 1765 में क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना कर दी और 1766 में कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा कि ये क्या कर रहा है, इसको बंद करो जल्दी। 1765 में सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन कर दिया गया। वो क्या कार्य करता था अभी हम लोगों ने देखा है। 1766 में कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा कि इसको बंद करो, लेकिन ये उस समय नहीं बंद हुआ। ये बंद हुआ 1768 में। 1768 में जब वेरलस्ट जब गवर्नर थे उस समय, क्योंकि 1765 से 1767 तक क्लाइव है और इसके बाद 1767 से 69 तक वेरलस्ट है, ठीक। और 1769 से 72 तक कर्टियर है, कर्टियर। तो यहाँ से देखिए जो प्रश्न बनते हैं, यहाँ से एक तो प्रश्न बनता है कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने की,
तो क्लाइव ने किया। किसके काल में बंद हुआ? 1768 में बंद हुआ, वेरलेस्ट के काल में। ठीक। बंगाल में अकाल जब पड़ा था उस समय वहां का गवर्नर कौन था? तो कर्टियर थे। ठीक। अब 1768 में ये बंद हो गया। इसके लिए तंबाकू, नमक, सुपारी, ये 3 चीज को ये थोक में खरीद लेते थे और इन्हें फुटकर व्यापारियों को बेचते थे। उससे जो लाभ होता था वो कंपनी के कर्मचारियों में रैंक अनुसार बांट दिया जाता था। सैन्य सुधार इन्होंने क्या किया कि दोहरा भत्ता पहले मिलता था। कंपनी के जो सैनिक थे उन्हें दोहरा भत्ता मिलता था। मीर जाफर के ये दोहरा भत्ता युद्ध के समय मिलता था, लेकिन मीर जाफर के काल से यह दोहरा भत्ता लगातार मिलने लगा, युद्ध हो या ना हो। यानी एक तरह से उनके वेतन का यह हिस्सा बन गया। तो बंगाल में जो सैनिक हैं उनका वेतन मद्रास में जो सैनिकों का वेतन था उससे 2 गुना हो जाता था इस दोहरे भत्ते के माध्यम से। तो 1763 में ही कहा गया कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए, दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 1763 में ही डायरेक्टरों ने कहा था कि ये बंद कर दिया जाए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। 1766 में क्लाइव ने इसे बंद किया। कहा कि बंगाल की सीमा के बाहर जो सैनिक कार्य करेंगे उन्हें ये भत्ता दिया जाएगा, बंगाल की सीमा के अंदर जो कार्य करेंगे उन्हें ये भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके विरोध में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उसमें से कुछ कमीशन प्राप्त जो अधिकारी थे वो इस्तीफा दिए क्लाइव को हड़काने के लिए। क्लाइव ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और जो जूनियर अधिकारी थे उन्हें कमीशन देकर उनका प्रमोशन कर दिया। इस तरह से यह जो इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, यह जो है श्वेत विद्रोह एक तरह से समाप्त हो गया। तो ये द्वैध शासन प्रणाली रहे, उसके परिणाम रहे। ठीक। आगे हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।